नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। जोहार झारखंड की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे और बड़ी खबर सिमडेगा से है, जहां ट्रेनी उपसमाहर्ता किशोरी यादव के साथ ड्यूटी के दौरान लोगों ने मारपीट की। घायल अधिकारी का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। किशोरी यादव के सिर में 4 स्टिचेस लगे हैं। कोरोना टेस्ट कराने के दौरान नीचे बाजार में उनके साथ मारपीट की गई। आपको बता दें कि कोरोना जांच के दौरान मारपीट की यह पहली घटना है। मारपीट का आरोपी फिलहाल फरार है, जिसे पकड़ने के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। वहीं मारपीट से पहले बहस करने वालों को पुलिस ने पकड़ लिया है। साथ ही आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी में पुलिस जुट गई है। और हमारे साथ सिमडेगा से संवाददाता श्रीराम पुरी जुड़े हुए हैं। श्रीराम, आपसे जानना चाहेंगे पूरा मामला क्या है? जी, जिला प्रशासन के निर्देश पर हर दिन चौक चौराहों पर कोरोना टेस्ट कराया जाता है। जो गांव से आते हैं या शहर में जो मास्क लगा के नहीं घूमते हैं, उनकी जांच होती है। मास्क नहीं लगाने को लेकर विवाद हुआ एक युवक से। उसके बाद दूसरे युवक ने रोड से बार कर दिया उस अधिकारी पर। अधिकारी बुरी तरह घायल हो गए, जिन्हें इलाज सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद बीरू शांति होम नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है और उनका इलाज अभी चल रहा है। पुलिस प्रयास कर रही है कि जो आरोपी मुख्य आरोपी उसे पकड़ा जाए, उसको लेकर छापेमारी चल रही है। एसपी ने निर्देश दिया है कि हर हाल में उसकी गिरफ्तारी हो। श्रीराम, आपसे जानना चाहेंगे, ड्यूटी के दौरान एक अधिकारी पर वार कर दिया जाता है, उसे जख्मी कर दिया जाता है। क्या उस वक्त उनके साथ कोई और मौजूद नहीं था? क्या उन्हें बचाने की कोशिश नहीं की गई? देखिए, जब जांच होता है 3-4 स्टाफ होते हैं, मेडिकल स्टाफ होते हैं और कुछ पुलिस के पदाधिकारी भी होते हैं। पर जब बार करने के बाद पहले ही बार में घायल हो गए। रोड से इतना जोर से मारा कि अधिकारी गिर गए। उन्हें उठाकर हॉस्पिटल लाया गया और वो पीछे भाग निकला। खेत के सहारे वो निकल गया दूर। पकड़ने का प्रयास किया गया पर भागने में वो सफल रहा। श्रीराम, लेकिन ये हैरानी की बात है कि एक अधिकारी पर वार कर दिया जाता है और वार करने के बाद आरोपी फरार भी हो जाता है। हालांकि अब पुलिस उस आरोपी को पकड़ने का दावा कर रही है। जी बिल्कुल, घटना बहुत निंदनीय है और गंभीर भी है। एक अधिकारी के ऊपर इस तरह से हमला होता है और पुलिस वहां खड़ी थी और वो भाग निकलता है और वो नहीं पकड़ाता है। अभी तक नहीं पकड़ा गया है, शर्मिंदगी का विषय है। पर पुलिस अब कह रही है कि प्रयास कर रहे हैं गिरफ्तारी का, लगी हुई है ताकि वो गिरफ्तार हो जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो सिमडेगा में अब अधिकारी भी सुरक्षित नहीं है। वो ड्यूटी करते हैं और ड्यूटी के दौरान उन पर वार किया जाता है और वार करके उन्हें जख्मी कर दिया जाता है। और फिलहाल आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। कोडरमा में भारी बारिश के बाद गोखाने नदी पर बना पुल ध्वस्त हो गया। बड़की धमराए कांको पथ पर पुल जो है ध्वस्त होने से मजगांव गांव का पंचायत सचिवालय से संपर्क टूट गया है। वहीं कई पंचायतों के लोगों का आना जाना प्रभावित हो गया है। 20 साल पहले बना यह पुल पिछले साल ही आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके बाद पुल के दोनों साइड डायवर्जन लगाकर भारी गाड़ियों के आने जाने पर रोक लगा दी गई थी। लेकिन मरम्मत नहीं होने से यह पुल इस बार पूरी तरह से टूट गया। पुल के क्षतिग्रस्त होने से अब लोगों के 10 से 12 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है। ये पुल टूटा हुआ है, काफी लोगों को परेशानी हो रही है। खास करके मंझगावा जो हमारा बड़की धमरा पंचायत में पड़ता है और पंचायत कार्यालय में जाने में काफी परेशानी का सामना पड़ रहा है। और कांको पंचायत का मुख्य मार्ग क्लियर डैम जाने के लिए चाहे थाना हो या डॉक्टर के पास जाना हो या बाजार जाना हो तो काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। घूम के उर्मा हो के जाना पड़ रहा है, जो काफी दिक्कत हो रहा है। खाने नदी बड़की धमराई पंचायत के अंतर्गत है, जो अभी क्षतिग्रस्त हो चुका है लगभग 1.5 वर्षों से। और ये प्रशासन का भी पता है और सरकार को भी। लेकिन इसमें आवागमन हजारों लोग आवागमन डेली करते हैं और बहुत बाधित हो रहा है सभी बच्चे के, बूढ़े के, नौजवान और जो बीमार लोग हैं अभी कोरोना काल में। दुमका के मसानजोड़ डैम का जलस्तर 386.10 फीट पर पहुंच गया है। बुधवार की सुबह डैम की 11 फ्लड गेट से मयूराक्षी नदी में पानी छोड़ा गया था, लेकिन डैम के जल स्तर पर नियंत्रण नहीं हो पाने से सभी 21 गेट से पानी छोड़ दिया गया। यहां डैम का नियंत्रण पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के सिंचाई विभाग के अधीन है।
केंद्रीय जल आयोग के मसानजोड़ स्थित बाढ़ नियंत्रण केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार डैम के ऊपरी भाग से बारिश का पानी घुस रहा है। डैम का पानी से दुमका शहर में बाढ़ नहीं आ सके, इसे लेकर प्रबंधन सतर्क दिख रहा है। इधर डीसी ने खुद डैम का जायजा लिया और कर्मचारियों को कई जरूरी निर्देश भी दिए। तिरसठ साल पुरानी चिकित्सा संस्था सेवा सदन के भवन को तोड़ने का आदेश रांची नगर निगम के नगर आयुक्त ने दिया है। सेवा सदन प्रबंधन ने इस आदेश को गलत करार दिया है और इसे हाईकोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। प्रबंधन का कहना है कि सेवा सदन भवन का नक्शा 1980 में आरडीए के पास किया गया है। निगम के सामने इसे पेश भी किया गया है, लेकिन नगर आयुक्त इसे मान नहीं रहे हैं। अस्पताल प्रबंधन ने यह भी स्पष्ट किया है कि मरीजों को भर्ती नहीं करने का आदेश नगर आयुक्त नहीं दे सकते हैं। आपको बता दें कि नगर आयुक्त ने अवैध निर्माण का आरोप लगाते हुए उसे तोड़ने के लिए 15 दिन का समय दिया है, नहीं तो 16वें दिन उसे तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी। 1960 में बिल्डिंग बनी थी, 1980 में बिल्डिंग का एक्सपेंशन हुआ था। उस एक्सपेंशन का नक्शा पास है। वो नक्शा हमने जो है नगर आयुक्त के कार्यालय में जमा किया है। अब उस नक्शे का नक्शे का संज्ञान नहीं देकर उन्होंने इस बिल्डिंग को तोड़ने का आदेश दिया है। ये सरासर गलत है। अगर नक्शे में उनको कोई भी कमी बेशी नज़र आती है तो उनको फर्दर कार्रवाई करनी चाहिए। आदेश पारित किया है वो हमारे हिसाब से गलत है, तो उसके लिए हम लोग जो है कोर्ट की शरण में जाएंगे, न्यायालय के शरण में जाएंगे। इसके लिए हम लोग वकील से जो है सलाह मशविरा कर रहे हैं। और बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा है कि पूरे राज्य में भय का माहौल व्याप्त है। उन्होंने आरोप लगाया कि हेमंत सरकार में बुलडोजर राज चल रहा है और गरीब लाचार मजदूरों के लिए बने सेवा सदन को बंद कर दिया गया और उसे जबरन तोड़ा जा रहा है। उन्होंने ये भी पूछा कि सेवा सदन नगर निगम के अस्तित्व में आने से पहले ही बना हुआ है, तो फिर इसे तोड़ा क्यों जा रहा है। पूरे राज्य में भय का व्याप्त माहौल है और राजधानी में तो बुलडोजर राज चल रहा है हेमंत सरकार के कार्यकाल में। अब आप देखिए, जिन गरीबों ने अपनी झुग्गी झोपड़ियों को खड़ा किया उनको बरसात के मौसम में बेदखल कर दिया जा रहा है। और तो हद तब हो गई जब इन्होंने नागरमल सेवा सदन हॉस्पिटल, जो इस शहर का एक प्रतिष्ठित हॉस्पिटल है, उसको इस कोरोना काल में उन्होंने बंद कर दिया और तोड़ने का आदेश दिया। और हम सरकार से मांग करते हैं कि अविलंब इस बुलडोजर राज का वो खात्मा करे और लोगों को रिलीफ दे और सेवा सदन जैसे प्रतिष्ठित हॉस्पिटल को कोरोना काल में तोड़ने का औचित्य समझ से परे है। रांची में अवैध निर्माण पर नगर निगम सख्त नजर आ रहा है। बिना नक्शा के ही भवन बनाने पर नागरमल मोदी सेवा सदन को 15 दिन में तोड़ने का नोटिस दिया गया है। वहीं हीनू नदी के किनारे बसे होटल एमराल्ड पर भी निगम की पैनी नजर है। नदी के क्षेत्र में अतिक्रमण कर होटल का बाउंड्री वाल बनाया गया था, जिसे हटाने का निर्देश अंचल कार्यालय की ओर से पहले ही दिया गया है। आपको बता दें कि होटल एमराल्ड कांग्रेस के नेता और मंत्री आलमगीर आलम की पत्नी निशात आलम के नाम पर है। नक्शे में बदलाव कर होटल का निर्माण करने और पहले के लगाए गए 97 लाख जुर्माने का भुगतान नहीं करने पर होटल पर 2 करोड़ 68 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है और 30 दिन के भीतर राशि नहीं जमा करने पर होटल तोड़ने की कार्रवाई भी की जाएगी। अधिक जानकारी दे रहे हैं रांची संवाददाता निरंजन कुमार। होटल इमराल्ड हिंदू नदी के किनारे बसा हुआ है। हाईकोर्ट के आदेश पर नगर निगम इसे तोड़ने का आदेश दिया है। बता दें कि होटल इमराल्ड प्रदेश कांग्रेस के कदावर नेता मंत्री आलमगीर आलम की पत्नी निशात आलम के नाम पर है। चुनाव आयोग को दिए गए शपथ पत्र में मंत्री ने इसकी कीमत 75 लाख दर्शाई। नक्शा का विचलन कर होटल का निर्माण करने और पूर्व में लगाए गए 97 लाख रुपए जुर्माना का भुगतान नहीं करने के बदले कुल 2 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। 30 दिनों के अंदर अगर इस राशि को निगम में जमा नहीं किया गया तो होटल को तोड़ने की भी कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि होटल इमराल्ड के नक्शे की जांच जब की गई तो इसमें पाया गया कि G+4 के इस होटल का केवल ग्राउंड फ्लोर ही कमर्शियल है, बाकी के सारे फ्लोर का नक्शा रेसिडेंशियल पास हुआ है। लेकिन जांच में पाया गया कि
बेसमेंट पार्किंग में यह होटल बिल्कुल अवैध है। आपको मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहता हूं कि यह हेनु नदी का एरिया है और मेरे पीछे जो तस्वीर के माध्यम से देख रहे हैं ये बिल्कुल इसकी जो बाउंड्री लाइन है ये हेनु नदी के किनारे बसा हुआ है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। रांची, निरंजन। गढ़वा के निजी अस्पताल में आयुष्मान भारत योजना के तहत मरीजों का इलाज नहीं हो रहा है, जिससे गंभीर बीमार मरीजों को परेशानी हो रही है। इलाज को लेकर मरीज अस्पताल जाते हैं तो अस्पताल वाले इनकार कर देते हैं और पैसा नहीं मिलने की बात करते हैं। परेशान मरीज ऑफिस का चक्कर काट रहे हैं और भुगतान पर लगी रोक हटाने की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि कुछ माह पहले ही गढ़वा में आयुष्मान भारत योजना में 12 अस्पतालों ने करोड़ों रुपए का घोटाला किया था, जिसके बाद से भुगतान पर रोक लगी हुई है। दोनों खराब हो गया है और आयुष्मान भारत से हम लोग यहाँ पर इलाज परमश्री हॉस्पिटल में करा रहे थे आज 8 महीना से। इसके बाद कल वहाँ सूचना टांगा गया कि अब 5 तारीख से डायलिसिस नहीं होगा, से आप लोग जाइए। परमेश्वरी में इलाज करवा रहे हैं, दोनों किडनी हमारा फेल है, इसलिए वहाँ इलाज नहीं हो रहा है। वो बोले कि नहीं हमको भुगतान नहीं मिल रहा, तो हम कहाँ से करने पाएंगे। हाँ कि अब पैसा मिलेगा तब हम कुछ करेंगे। हम संस्था के आधार पर पीएमजे पर सभी अस्पतालों का रोक लग गया है। तो कुछ अस्पताल अभी तक काम कर रहे थे, तो अभी हम लोग कुछ दिन पहले राज्य सरकार से एक टीम आई थी जांच के लिए, जांच करके ले गई है यहाँ से। अब वहाँ पे रिपोर्ट आने पर ही हम लोग कह सकते हैं, या तो उपायुक्त को कहेंगे या तो राज्य सरकार से आएगी, दिशा निर्देश आएगी कि कुछ पेमेंट दिया जाए या खोल दिया जाए। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने इतिहास रच दिया है। भारत ने पुरुष हॉकी में 41 साल का सूखा खत्म करते हुए कांस्य पदक जीत लिया है। भारत ने जर्मनी को 5-4 से मात दी है। एक वक्त ऐसा भी था मैच में जब जर्मनी 3-1 से आगे था, लेकिन फिर भारत ने जबरदस्त खेल दिखाया। गोलकीपर श्रीजेश ने भी बेहतरीन गोल कीपिंग करते हुए जर्मनी को कोई बढ़त लेने का मौका अंतिम क्षणों तक नहीं दिया। सिमरनजीत सिंह ने 2 गोल करते हुए भारत की मैच में वापसी कराई। 41 साल बाद हॉकी में मिले ओलंपिक पदक से झारखंड सहित देश भर में जश्न का माहौल है और अब लोग महिला हॉकी टीम से भी ब्रॉन्ज मेडल की उम्मीद कर रहे हैं। तो ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम की जर्मनी पर जीत के साथ ही हॉकी की नर्सरी सिमडेगा में उत्साह का माहौल दिखा। जर्मनी पर जीत के साथ ही भारत में ओलंपिक में कांस्य पदक जीत लिया। भारतीय टीम की जीत के साथ ही हॉकी खिलाड़ी ढोल नगाड़ों के साथ नाचते दिखे। अब सभी को कल महिला हॉकी टीम के मैच का इंतजार है और उम्मीद है कि कल भी हॉकी टीम ग्रेट ब्रिटेन पर जीत दर्ज कर महिला हॉकी में भी कांस्य पदक पक्का करेगी। सबसे पहले तो हम भारतीय टीम को इतिहास रचने के लिए बहुत बहुत बधाई देते हैं कि भारत के इतिहास में यह पहला अवसर है जब एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में मैच शुरू हुआ है। उसके बाद यह पहला पदक है जब भारत ने ओलंपिक में जीता है। 1976 के बाद से एस्ट्रोटर्फ में मैच की शुरुआत हुई। उसके बाद भारत का एक तरह से यह पहला पदक माना जाएगा। पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा है, उन्हें पुनः बधाई। साथ ही मैं महिला टीम से को भी शुभकामनाएं देता हूं कि कल आज पुरुष टीम ने जिस तरह पिछड़ने के बाद जर्मनी जैसे टीम जो पीछे रहने के बाद भी मैच जीत जाती है उससे पराजित की है पुरुष टीम, उससे सीख ले महिला टीम, उसका अनुसरण करे और कल ग्रेट ब्रिटेन को हराकर वो भी इतिहास रचे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम की जीत और ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर बधाई दी है। उन्होंने इसे देश के लिए गौरव का पल करार दिया। पूरे देश को गौरवान्वित करने वाला यह परिणाम भारतीय हॉकी टीम ने अपने उम्दा प्रदर्शन के माध्यम से दिया है। पूरे देश के नागरिकों के तरफ से वैसे खिलाड़ियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। झारखंड में 9 अगस्त से स्कूल खुल रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी पलामू जिला स्कूल खोलने की तैयारी शुरू नहीं कर रहा है। अब तक स्कूल में साफ सफाई तक नहीं हुई है। बेंच पर धूल की मोटी परत जम चुकी है। स्कूल परिसर में गंदगी का अंबार लगा हुआ है।
बताया जा रहा है कि स्कूल में 8 महीने से प्रिंसिपल के पद को लेकर विवाद चल रहा है, जिसके कारण साफ सफाई पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। स्कूल खोलने का समय नजदीक आ रहा है। नहीं है, इसलिए टीचर ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप लोग तो अपना स्कूल का साफ सफाई कर सकते हैं ना। आपको बच्चा से क्या लेना देना है। तो बोलते हैं कि अच्छा स्कूल खुलने लगेगा तो साफ करा देंगे। मैं रोज कह रहा हूँ। सर, जिला स्कूल में थोड़ा पहले से विवाद था, लेकिन सचिव महोदय के बाद जो पत्र निकली है उसके आधार पर नया प्रधानाध्यापक वहाँ पर कमला शंकर तिवारी को बनाया गया है। थोड़ा सा विवाद चल रहा था, लेकिन विवाद यथास्थिति से खत्म हो जाएगी। झारखंड में मनरेगा के तहत 100 दिन काम करने वाले मजदूरों को उन्नति योजना का लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास विभाग से संचालित इस योजना से झारखंड के करीब 1100 मजदूर लाभान्वित होंगे। राज्य मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य मजदूरों को प्रशिक्षित कर आत्मनिर्भर करना है। इसके तहत मजदूरों को मशरूम की खेती करने और सिलाई की ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि उनकी आमदनी में इजाफा हो सके। सरकार का ये विचार है कि जो भी हमारे मजदूर एक्टिवली कार्य कर रहे हैं, उनको कुछ हुनर देने से, उनका स्किल अपग्रेडेशन से उनके रोजगार के अवसर बढ़ जाएंगे। उसमें कई सारे ट्रेड्स हैं। आरसेटी के तरफ से उसमें मशरूम कल्टीवेशन और वर्मी कंपोस्ट बनाना, खेती का ट्रेनिंग, ये सब अलग अलग ट्रेनिंग है। आर्थिक रूप से कमजोर छात्र छात्राओं की पढ़ाई बाधित न हो, इसको लेकर डीजीपी के निर्देश पर सभी थानों में डिजिटल इक्विपमेंट बैंक की शुरुआत की गई है, जिसके तहत अब तक 500 छात्र छात्राओं को मोबाइल दिया गया है। राज्य भर में 432 पुलिस डिजिटल इक्विपमेंट बैंक चल रहे हैं, जिसमें 1000 से ज्यादा लोगों ने डिजिटल इक्विपमेंट दान किए हैं, जिसमें 15 लैपटॉप, 23 कंप्यूटर, 998 स्मार्टफोन और 13 टैब शामिल हैं। खंड के सभी जिलों में डिजिटल इक्विपमेंट बैंक्स कार्यरत है, उसको संचालित किया जा रहा है और कुल अभी तक 432 ऐसे लोकेशंस है जहां पर इसका संधारण किया जा रहा है। रामगढ़ में हाथियों के झुंड ने कारू गांव के लोगों की नाक में दम कर रखा है। यहां हाथियों का झुंड 3 दिनों से जंगल में डेरा डाले हुए है। रामगढ़ वन प्रमंडल क्षेत्र के हाथी भगाओ दल ने देर रात तक कारू में हाथियों को जंगल की ओर खदेड़ने का काम किया, लेकिन सुबह होते ही हाथियों का झुंड फिर कारू गांव में आ धमका। हाथियों के झुंड में 8 हाथी हैं, जबकि एक हाथी अकेला ही भटक रहा है। हाथियों ने उत्पात मचाते हुए उर्बा, ब्यांग और कारू में खेतों में खड़ी फसल को रौंद दिया। हाथियों के आतंक का आलम यह है कि किसान हाथियों के डर से खेतों में रोपनी के लिए भी नहीं जा पा रहे हैं। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां गई और आज कहां है। और अब देखते हैं